पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूएपीए कानून के तहत गृह मंत्रालय की यह बड़ी कार्रवाई, पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों पर बैन। गृह मंत्रालय ने बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। जो आदेश जारी किया गया है उसकी कॉपी आपके सामने। पीएफआई और उसके संगठनों पर बैन। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो 2 बार बड़ी कार्रवाई की गई, छापेमारी की। 2 बार बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में छापेमारी और पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया गया। 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अलग अलग राज्यों में यह छापेमारी की गई है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीमें शामिल रही, जिन्होंने छापेमारी की। बड़े पैमाने पर यह छापेमारी हुई। 250 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए, चाहे वो देश विरोधी गतिविधियां हो, आतंकवाद से जुड़ी हुई गतिविधियां हो, टेरर फंडिंग हो, देश में माहौल खराब करने की कोशिश। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस तरह के आरोप पिछले कई दिनों से पीएफआई पर लगते रहे थे। अलग अलग राज्यों ने भी अपनी तरफ से बैन करने के लिए केंद्र सरकार से लिखित में शिकायत भी की थी और अब पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय का जो आदेश है उसकी कॉपी आपके सामने है, जिसमें पीएफआई पर बैन लगाने की बात की गई है। पीएफआई ही नहीं, उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उन पर भी बैन लगाने की कार्रवाई की गई। मेरे दो सहयोगी मनीष और जितेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले बताइए कि इस आदेश में क्या लिखा गया है, पीएफआई पर बैन कब तक और वजह? देश में क्या लिखा गया है, पीएफआई पर बैन कब तक और वजह क्या? देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, और जब भी किसी संगठन को प्रतिबंधित संगठन डिक्लेयर किया जाता है तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा नोटिफिकेशन में रीजन भी बताए जाते हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो एक एक करके रीजन बताए गए इस नोटिफिकेशन में कि किस तरीके से पीएफआई के पिछले कुछ सालों में जो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, जो टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं, जो उन्होंने केरला में चाहे प्रोफेसर के हैंड चॉपिंग का केस हो या फिर आतंकी गतिविधि जुड़ा होने वाला मामला हो, वो सारी चीजें इसमें बताई गई। यानी केंद्र सरकार ने जस्टिफाई किया है कि पीएफआई किस तरीके से देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल है। दूसरी बड़ी बात कि इस नोटिफिकेशन में पीएफआई से जो लिंक तमाम जो एक्टिविटीज है, जैसे कि उनके कुछ एनजीओज के नाम है, उनके मेंशन किए गए हैं कि वो ऐसे जो एनजीओज हैं वो भी एक तरीके से लिंक्ड है पीएफआई से, तो वो भी प्रतिबंधित हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये कहा गया है कि इसमें पीएफआई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता, यानी वो कोई गैदरिंग नहीं कर सकते, वो उनका कोई भी ऑफिस नहीं हो सकता, किसी भी उनकी कहीं पे लोग उनके इकट्ठे नहीं हो सकते। जब भी किसी संगठन को बैन किया जाता है तो उस संगठन से जुड़ी हर गतिविधि बैन कर दी जाती है, हर गतिविधि प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और पुलिस और एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पास ये पावर हो जाती है कि वो उन कार्डर के खिलाफ कार्रवाई कर सके। और जब भी आप ये भी समझिए कि जब भी बैन किया जाता है वो 5 साल के लिए बैन होता है, क्योंकि 5 साल के बाद जो ट्रिब्यूनल बने होते हैं वहां पर फिर से फ्रेश एविडेंस रखना होता है। यहाँ अगर आप देखें तो जो पहला रेड किया गया 22 सितंबर को, उस रेड का मतलब यही था कि जो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया कि होम मिनिस्टर अमित शाह, जो उनकी पूरी टीम थी, वो चाहते थे कि पीएफआई के खिलाफ फ्रेश एविडेंस इकट्ठे किया जाए, क्योंकि पीएफआई का लीगल विंग बहुत स्ट्रांग है। कोर्ट में जाते और ये कहते नहीं ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्शन है, तो केंद्र सरकार ये नहीं चाहती थी। तो इस जो रेड्स हुए उसमें तमाम एविडेंस मिले, इनकी एक्टिविटीज मिली गई, पूरा काला चिट्ठा तैयार किया गया पीएफआई का, और उसके बाद मंथन हुआ। लेकिन फिर से आपने देखा कि सेकंड राउंड छापे डाले गए, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगने लगा था कि पीएफआई एक पावरफुल ग्रुप है। ये जो ग्रुप के लोग हैं ये पूरे देश भर में हंगामा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको, उनके जो लीडर्स थे, उनको पकड़ा गया प्रिवेंटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और अब ये ग्राउंड बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। और मैं जितेंद्र आपसे समझना चाहता हूं, यूएपीए के तहत ये कार्रवाई की गई है। दर्शकों की सहूलियत के लिए आसान भाषा में समझाते हैं, यूएपीए क्या है और अगर यूएपीए के तहत कार्रवाई होती है तो इसका असर क्या होता है? कब यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाती है? देखिए, जब भी कोई देश विरोधी घटनाएं होती हैं या उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये देश जो इसको इनेक्ट किया था इस कानून को, ये काफी सख्त कानून है।
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये लाया गया था, और जो इस संगठन को जो बैन किया गया है यूएपीए की धारा 3 के तहत इसको बैन किया गया है। यूएपीए के जो एक्ट्स बने हुए हैं, जिसको सरकार लेकर के आई थी, जिसको सरकार ने संसद से पास भी करवाया था, और ये स्पेशल एक्ट इसी वजह से लेकर के आई थी कि जो भी आतंकी संगठन है या फिर जो भी देश विरोधी घटनाएं हो रही हैं, उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। और इसीलिए जो भी व्यक्ति या संगठन देश विरोधी घटनाओं में लिप्त होते हैं या कर रहे होते हैं, तो उनको यूएपीए के तहत बुक किया जाता है। अलग अलग हमने देखे हैं, उदाहरण देखे हैं जिन व्यक्तियों को यूएपीए के तहत बुक किया गया है। यूएपीए कानून के अंदर ही जो सेक्शन 3 है, उसी के अंदर ये प्रावधान है कि जब सरकार को लगता है कि कोई संगठन या कोई व्यक्ति देश विरोधी घटनाओं में शामिल है और उसकी घटनाओं से देश के में जो समाज के जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनके लिए खतरा बना हुआ है या देश के लिए खतरा बना हुआ है, तब उस कानून के तहत यानी कि यूएपीए की धारा 3 के तहत संगठन को बैन किया जा सकता है। और जो संगठन जो पीएफआई को अब बैन किया गया है, उसको भी यूएपीए की सेक्शन 3 के तहत बैन किया गया है, जिसे कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंदर साफ लिखा गया है कि इसमें अगर सरकार को लगता है कि ये संगठन देश के लिए खतरनाक है, तो उसको इस धारा का इस्तेमाल करते हुए बैन किया जा सकता है, जिसमें सरकार नोटिफिकेशन लेकर के आती है, ऑफिशियल गैजेट लेकर के आती है, और उसमें ये डिक्लेयर करती है कि इस कानून के तहत इस संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि आपने पूछा भी था कि इस संगठन के बैन होने के बाद इसके कैडर का क्या होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं विशाल कि जब ये संगठन यूएपीए की धारा 3 के तहत बैन हो गया, उसमें साफ लिखा है कि इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं या जो भी इनके प्रेमाइसेस हैं, जो भी इससे लिंक्ड ऑफिसेज हैं, वो सब भी ऑटोमेटिकली बैन हो जाएंगे, वो यानी कि वो भी खुद भी बैन हो जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति इस संगठन से जुड़ा हुआ पाया जाता है या जिस पर लगता है कि ये पीएफआई या इससे जुड़े हुए जो संगठन है जिसको बैन कर दिया है सरकार ने, वो उससे जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई कर सकती है, राज्य पुलिस कर सकती है, और जो केंद्र सरकार की जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जो अभी कार्रवाई की गई थी, जिसमें पीएफआई के और पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने और स्टेट पुलिस एजेंसीज ने जो कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया, इन सभी आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसी के तहत अच्छा जितेंद्र, यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि पीएफआई पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप आज के नहीं है, पिछले कई वर्षों में ये आरोप लगते रहे हैं। हाल के दिनों में घटनाएं बढ़ गई हैं, मांग भी कई बार हुई, लेकिन फिर सवाल उठता है कि बैन करने के लिए जो जरूरी सबूत चाहिए होते हैं या जो कारण चाहिए होते हैं, जो आधार चाहिए होते हैं, वो क्या बने। आज ये कार्रवाई की गई, पहले नहीं की गई थी, तो इस दौरान ऐसे क्या आधार बने जिसकी वजह से ये कार्रवाई अब की गई। देखिए विशाल, ये सिलसिलेवार ढंग से लगातार पीएफआई के खिलाफ मांग उठ रही थी। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा हमें कि पीएफआई आखिर है क्या और बना कैसे था। सबसे बड़ा और सबसे जो कहते हैं कि सबसे सख्त जो आरोप लग रहे हैं पीएफआई के ऊपर, वो ये है कि सिमी को जैसे ही बैन किया गया, पीएफआई का गठन हो गया। इसमें जो सिमी के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो पीएफआई के भी फाउंडर मेंबर्स थे, यानी कि उनमें से 2 ऐसे लोग थे जो कि सिमी के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और बाद में पीएफआई के भी फाउंडर मेंबर बने। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी और जो दूसरे पदों पर रहे थे सिमी में, वो भी यहाँ पीएफआई के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप यही था कि ये सिमी का एक तरह से नया रूप है पीएफआई। उसके अलावा जब गठन हुआ तब आप समझिए नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जो कि केरला का सबसे खतरनाक संगठन था, वो सीधे तौर पर पीएफआई में विलय हो गया था। यानी कि 2001 में जब सिमी को बैन किया गया तो 2006 में ही एनडीएफ एक तरह से पीएफआई में कन्वर्ट हो गया था। और उसके अलावा साउथ इंडिया की ही जो 2 दूसरे जो कट्टर संगठन थे, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी यानी कि केएफटी, और इसके अलावा मनीथा नीति पसराई एमएनपी तमिलनाडु का, ये 3 संगठन मिलकर के पीएफआई बना हुआ है। इन तीनों संगठनों के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप था कि कट्टर और हिंसक प्रवृत्ति के संगठन है। अब आप सोचिए, जब जिस संगठन की जो नींव ही इस तरह के विवादों से और इस तरह के हिंसक और कट्टर विचारधारा से जुड़ी हो, तो वो उसका कैसा हाल होगा। और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक लगातार इनके ऊपर आरोप लगे, चाहे वो 2010 में टीएस जोसेफ का हाथ काटना हो, चाहे नारद कैंप लगाना हो जहां पर कट्टर और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को तैयार करना हो, उनको ट्रेनिंग देना हो, या उसके बाद एक के बाद एक लगातार आतंकी गतिविधियों में इनका नाम आना हो,
जमाते जेएमबी है, जो जमाते मैं आपके पास लौट रहा हूँ। मेरे साथ मुंबई से येशा कोटक भी जुड़ गई हैं। येशा, पिछले दिनों जो छापेमारी की कार्रवाई हुई उसमें महाराष्ट्र के भी कई ठिकाने से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, महाराष्ट्र से भी कई लोग थे और वहां पर भी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की आवाज काफी बुलंद हो रही थी। अब पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया। जी विशाल, क्योंकि हमने देखा कि कल भी जो रेड्स हुई थी महाराष्ट्र भर में, उसमें तकरीबन 40 से 50 लोग को जो है डिटेन किया गया था। फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें अभी भी 23 लोग को जो है डिटेन करके रखा गया है। यहाँ तक कि मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, यहाँ तक कि ये भी जानने में आ रहा है कि पवई, जहाँ की जो मुंबई में ही है, मुंबई के सटे आसपास जो जगह है कल्याण मुमरा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीएफआई का काफी अच्छा होल था। यहाँ तक कि हमें जो सूत्रों से पता चल रहा है, वहां पे हमें ये पता चल रहा था कि जो ये पीएफआई के मेंबर्स थे वो कोविड काल में इसी जगहों पे लोगों से चंदा इकट्ठा करते, चिट फंड की तरह चंदा इकट्ठा करते थे। उसके बाद जो है वही पैसा जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में यूज किया जाता था। उसके अलावा जो पैसे आते थे पीएफआई को फंड के लिए, वो सऊदी से आते थे और यही पैसे जो है उसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते थे। अभी इन्हीं सब एरियाज में हमने देखा है कि एटीएस की छापेमारी हुई है, उसके अलावा लोकल पुलिस की छापेमारी हुई है। कल मुंबई के साथ थाने में भी हमने देखा कल्याण मुमरा आसपास, जहाँ पे हम देख सकते हैं पीएफआई का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पे भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, डिटेन किए गए। फिलहाल अभी भी हम देखें तो महाराष्ट्र में 23 लोग जो है अभी भी डिटेन है, उसके अलावा कई अरेस्ट किए गए हैं। यहाँ तक कि कल नांदेड़, सोलापुर, मालेगांव वहां पे अरेस्ट हुए थे, 4, 2 और 2 अरेस्ट हुए थे। और उसके बाद जो है हमने देखा था कि इन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया था। क्योंकि इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो अभी जो है एटीएस और जो लोकल पुलिस है उनकी आगे की जांच में क्या कार्रवाई हुई थी, महाराष्ट्र में क्यों इस पर कार्रवाई की मांग उठ रही थी, ये येशा ने हमें बताया। मेरे तीनों सहयोगी मनीष, जितेंद्र और येशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है और नोटिफिकेशन जारी करके 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उन पर भी यह कार्रवाई है, उन्हें भी बैन कर दिया गया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना, विदेशों से पैसा लेना और उस पैसे का इस्तेमाल देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ करना, ये आरोप पीएफआई पर लगे और यूएपीए कानून के तहत ये बड़ी कार्रवाई 5 साल के लिए पीएफआई और इससे जुड़े हुए संगठन बैन कर दिए गए हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।